हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि अभिकेंद्र बल क्या कहलाती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, ये बल किस तरीके से कार्य करता है और कहाँ पर कार्य करता है, ये सारा चीज दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोग अभिकेंद्र बल को अच्छे से समझ जाते हैं, इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हासिल कर लेते हैं, तभी दोस्तों आपको अभिकेंद्र त्वरण अच्छी तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि दोस्तों जो अभिकेंद्र त्वरण है ना, ये दोस्तों आपके अभिकेंद्र बल से ही संबंधित है। तो सबसे पहले आप लोग को ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि आखिर जो अभिकेंद्र बल है वो वास्तव में कहलाती क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अभिकेंद्र बल को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि अभिकेंद्र बल में जो बल है, इससे दोस्तों आप लोग तो पिछली वीडियो के माध्यम से परिचित हो ही चुके होंगे। यानी मैंने आप लोग को बल का जो इंट्रोडक्शन है वो दोस्तों मैंने आप लोग को देकर बताया था कि बल वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों बल एक प्रकार का होता है भौतिक कारक, जिसकी सहायता से कोई वस्तु अपनी स्थिति और स्थान में क्या करती है, परिवर्तन करती है। या सिंपल रूप से बोल सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या फिर खिंचाव होता है। यानी कि इसके कारण ही कोई वस्तु विराम से गति की अवस्था में आती है या गति वाली वस्तु विराम की अवस्था में आती है। यानी कि किसी भी भौतिक कारण की सहायता से अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में बदलाव करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो वही भौतिक कारक आपके बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर यह देखना है कि जो ये बल है इसका आखिर गुण अभिकेंद्र से क्यों जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर दोस्तों लेते हैं जैसे कि पेशीय बल, ठीक है, तो आप पेशीय बल में जानते हैं कि बल का मतलब दोस्तों, बल का मतलब किसी वस्तु पर क्या हो रहा है, किसी वस्तु पर दोस्तों उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, बल का प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ पर जो पेशीय देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने शरीर की मांसपेशियों द्वारा अगर बल आरोपित करते हैं तो उसको बोलते हैं पेशीय बल। तो कहीं ना कहीं इस बल का जो गुण है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो दोस्तों पेशीय पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों घर्षण बल, तो कहीं ना कहीं इसमें भी क्या हो रहा है, बल दोस्तों काम कर रहा है। लेकिन ये जो बल है इसका जो गुण है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो घर्षण पर। यानी जब भी कोई दो वस्तुएं एक दूसरे से अगर संपर्क में आने के कारण गति करने लगती है यानी कार्य करने लगती है, तो वो दोस्तों आपके घर्षण बल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो बल है वो दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये घर्षण से संबंधित है। यानी यह घर्षण के गुण को यह दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो हमने यहाँ पर अभिकेंद्र बल लिया है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि ये बल अपने अभिकेंद्र को गुण को किस तरीके से दिखाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अभिकेंद्र के जो नाम है इसके मतलब को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अभिकेंद्र में जो आपका अभि है ना, तो इसका मतलब होता है चारों ओर। अभि का मतलब होता है चारों ओर, और केंद्र, केंद्र का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जो अपने चारों ओर के अन्य बिंदुओं से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो। केंद्र किसको बोलते हैं, केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जो अपने चारों ओर के अन्य सभी बिंदुओं से एक निश्चित दूरी पर स्थित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आपका दोस्तों बिंदु है वो दोस्तों किसका बिंदु है, तो यह दोस्तों एक प्रकार का वृत्ताकार पथ का बिंदु है। यानी कि वृत्तीय पथ का जो दोस्तों बिंदु कहलाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं। कब, जब वो बिंदु उस वृत्ताकार पथ के परिसीमा के बीचों बीच स्थित रहेगा तब। क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोग को अभी समझाने का प्रयास किया कि आपका जो केंद्र बिंदु है वो तभी कहलाएगा जब इस बिंदु के आसपास की जो बिंदुएं होती हैं अगर इस बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित रहती हैं, तभी जो आपका ये बिंदु होगा वो आपके केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि इससे बनने वाली जो आकृति होगी आपकी वो कहलाएगी वृत्त। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपका जो वृत्त का परिभाषा है ना वो भी कुछ इसी प्रकार से है कि किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर की जो बिंदुएं होती है अगर उस बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित रहती है तो उससे बनने वाली जो आकृति है वो वृत्त के रूप में जानी जाती है। और यहाँ पर दोस्तों जब हम लोग बात कर रहे हैं केंद्र का, और केंद्र का मतलब होता है कि एक ऐसा बिंदु जो अपने चारों ओर की बिंदुओं से एक निश्चित दूरी पर स्थित रहती है। तो दोस्तों अगर इससे हम लोग एक आकृति बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो आकृति होगी वो दोस्तों आपके वृत्त के रूप में निकल कर आएगी। क्योंकि जब भी दोस्तों अगर आप लोग किसी एक निश्चित बिंदु से अगर इसके चारों ओर की बिंदुओं को अगर एक निश्चित दूरी पर रखते हैं
हैं तो इसे जो आप दोस्तों आकृति बनाओगे वो आपके वृत्त के रूप में ही निकल कर आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो बल है वो दोस्तों आपके वृत्ताकार पथ से क्या है, यह संबंधित है। यानी ये जो बल है वो दोस्तों कहाँ कार्य कर पाएगा, ये दोस्तों जो कार्य है वो वृत्ताकार पथ पर कार्य कर पाएगा, क्योंकि इस बल का जो प्रभाव है दोस्तों वो कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, तो वो दोस्तों देखने को मिलेगा केंद्र से। कहाँ से, तो केंद्र से। और ये जो केंद्र है वो दोस्तों कहाँ होता है, तो वो दोस्तों होता है अपने आसपास की जो बिंदुएं हैं उसके बीचों बीच। बीचों बीच कहने का मतलब कि अपने आसपास के घिरे हुए बिंदुओं से एक निश्चित दूरी पर स्थित होता है। और जब अपने आसपास के जो भिन्न भिन्न बिंदुएं होती हैं अगर उनसे वह एक निश्चित दूरी पर स्थित होगा तो इन बिंदुओं से मिलकर बनने वाली जो आकृति होगी आपकी वो वृत्त के रूप में जानी जाएगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो आपका अभिकेंद्र बल है वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके वृत्ताकार पथ से संबंधित है, यानी कि दोस्तों यह वृत्त से संबंधित है। अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि आखिर यह वृत्ताकार पथ से संबंधित क्यों है। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब इसका बल का प्रभाव केंद्र की ओर से लग रहा है, केंद्र से दोस्तों इसके बल का जो प्रभाव है ये दोस्तों उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो आप जानते हैं एक समान वृत्तीय गति में, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम लोग यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ लेते हैं और इस वृत्ताकार पथ पर अगर कोई पिंड गति करती है तो हम लोग इस गति को वृत्तीय गति के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं आपके वाहनों के पहियों की गति हो जाएगी, या दोस्तों आपके सूर्य के चारों ओर के जो ग्रह होते हैं उनकी गति हो जाएंगी। इन सब की जो गतियाँ होती हैं वो कैसी होती है, वो एक प्रकार का वृत्तीय गति होती है। तो दोस्तों ये जो आपका अभिकेंद्र बल है वो कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपके वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले वस्तुओं की गति से यह संबंधित है। तो कैसे, तो आप लोग यहाँ पर समझकर रखिएगा। देखिए आप लोग को मैंने सर्कुलर वाला जो मोशन था उस वाले वीडियो में मैंने आप लोग को ये बताया था कि आखिर दोस्तों ये जो आपका चारों ओर का जो पथ है, ये जो वृत्ताकार पथ है, अगर इस पर कोई पिंड या वस्तु अगर गति करती है तो गति करने के दौरान ये जो पिंड होती है वो अपनी दिशा जो होती है इस वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर लगातार बदलती रहती है। मैंने उस वीडियो में आप लोग को बताया था। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर ए बिंदु पर कोई वस्तु है, ठीक, अगर उस ए बिंदु वाले वस्तु को, यानी कि बिंदु ए पर कोई वस्तु है, अगर इस वस्तु को अगर अगला बिंदु पर जाना हो, जैसे मान चलते हैं बिंदु बी पर जाना हो, तो बिंदु बी के लिए दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर इसकी जो दिशा होगी वो चेंज हो जाएगी। और ये भी कब होगा, जब वस्तु इस वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिशील होगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि एक समान चाल से गतिशील करने का मतलब कि जब भी कोई पिंड या वस्तु अगर बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो उसकी चाल को हम लोग एक समान चाल के रूप में बोलते हैं। और जब यही गति जो पिंड है अगर वो वृत्ताकार पथ पर जब एक समान चाल मतलब कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करेगी तो उसके इस चाल को हम लोग उस वृत्ताकार पथ के लिए क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति के रूप में हम लोग बोलेंगे, या फिर दोस्तों हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जब इस वृत्ताकार पथ पर अगर कोई पिंड अगर मान के चलते हैं गति करता है तो गति के दौरान हर एक बिंदु पर इसकी जो दिशा होती है ये दोस्तों बदलती रहती है। तो कैसे, तो आप लोग समझना। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पर दोस्तों एक पथ लिया, ये जो हमारा पथ है ये दोस्तों बिल्कुल भी वृत्ताकार नहीं है, ये कैसा है, ये दोस्तों चतुर्भुजाकार है। ठीक है, तो हम जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पर नाम दे रहे हैं ए बी सी डी, यहाँ पर कितने बिंदु हैं, चार गो यहाँ पर बिंदु है। तो दोस्तों अगर मान के चलते हैं कि इस बिंदु ए से अगर कोई पिंड चलना प्रारंभ करती है तो बिंदु ए से बिंदु बी तक के लिए उसकी जो दिशा होती है वो बिल्कुल भी बदलती नहीं है। देखिए एक समान चाल में क्या होता है कि जो वस्तु का जो चाल होता है वो बिल्कुल भी बदलता नहीं है, उसका चाल अपरिवर्तित रहता है, वो दोस्तों नियत रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जब वस्तु एक समान चाल से बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है तो बिंदु ए से बिंदु बी तक के लिए इसकी जो दिशा होती है वो दोस्तों निश्चित रहती है, इसकी दिशा बिल्कुल भी बदलती नहीं है। लेकिन जैसे ही यह वस्तु अगर बिंदु बी पर आती है और इसको जाना है बीसी पथ पर तो बिंदु बी से क्या करती है कि अपनी दिशा को चेंज कर लेती है, अपनी दिशा में यह बदलाव कर लेती है। यानी कि पहले इसकी दिशा थी ए से बी की ओर, अब इसकी दिशा हो जाएगी बी से सी की ओर। कब तक, जब तक दोस्तों ये बिंदु यानी कि ये जो मोड़ाव है जब तक ये मोड़ाव नहीं मिला था तब तक ये दिशा को अपना चेंज नहीं किया था। लेकिन जैसे ही दोस्तों इस बिंदु पर आएगा तो ये अपनी दिशा चेंज कर लेगा। फिर क्या होगा
कि इस बीसी पथ के लिए, ये जो आप बीसी पथ देख रहे हैं ना, इस बीसी पथ के लिए जो आपके कण की दिशा होगी वो नहीं बदलेगी। कब तक? जब तक वो बिंदु सी पर नहीं पहुंच जाता तब तक। वहां पर बिल्कुल भी क्या होगा, इसका दिशा नहीं चेंज हो सकता। लेकिन जैसे ही जो कण है अगर वो बिंदु सी पर पहुंचता है तो बिंदु सी के लिए फिर क्या होगा दोस्तों, यानी इस बिंदु पर क्या करेगा कि अपने दिशा में परिवर्तन कर लेगा। अपने दिशा में दोस्तों क्या करेगा दोस्तों, चेंजिंग कर लेगा। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा कि इस बिंदु सी से वो मुड़ जाएगा। अब फिर इस सी डी पथ के लिए उसकी दिशा वही होगी। कब तक? जब तक वो बिंदु डी पर नहीं पहुंच जाता। तो सी डी पथ तक इसकी दिशा बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। फिर अगर वो बिंदु डी पर आएगा तो फिर ये डी ए पथ पर अगर आप जाना चाहेगा तो उसके लिए इसकी जो दिशा होगी वो बदल जाएगी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या देखें, आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर मुड़ाव, अगर 4 को बिंदु है मुड़ाव का, तो इस 4 बिंदु के लिए इसकी जो दिशा है कण की वो 4 बार बदल रही है। किसके कारण? तो मुड़ने के कारण। जब तक दोस्तों सरल रेखा है, जब तक दोस्तों आपका रेखाखंड है यानी सरल पथ है, तब तक इसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपका बिंदु आ जा रहा है, यानी कि जब ये मुड़ रहा है तो उस स्थिति में इसकी दिशा में परिवर्तन हो जा रहा है। अगर उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर ऐसे ले लें, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी षष्ठभुज लिए हैं। और यहाँ पर अगर नाम देना चाहे PQRSTU, ठीक है, अगर हम U ले लेते हैं तो देख सकते हैं कि दोस्तों अगर कोई पिंड अगर P से चलना प्रारंभ करेगा तो P से Q के लिए इसकी दिशा चेंज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही Q पर आएगा तो फिर इसकी जो दिशा होगी वो बदल जाएगी। फिर वो क्या होगा कि फिर अगर वो QR पथ पर जाएगा, यानी QR पथ पर अगर दूरी तय करेगा तो इसकी दिशा नहीं बदलेगी। लेकिन जैसे ही अगर फिर और अगर ये दोस्तों बिंदु R पर आएगा तो R पर इसकी जो दिशा होगी वो दोस्तों बदल जाएगी। यानी पहले इसकी दिशा इस तरफ थी, कब तक? PQ पथ के लिए, यानी कि इसकी जो दिशा थी वो इस तरफ थी, यानी कि P से Q की ओर। कब तक? जब तक दोस्तों यह नहीं मुड़ा था तब तक। लेकिन जैसे ही दोस्तों यह मुड़ गया बिंदु Q से तो इसकी दिशा बदलकर ऐसा हो गया, देखिए ऐसा हो गया, ठीक। फिर ये जो दिशा होगा वो निश्चित है, कब तक? बिंदु Q से बिंदु R तक। लेकिन जैसे ही बिंदु R पर आएगा तो फिर इसकी जो दिशा होगी वो चेंज होगी। क्यों? क्योंकि बिंदु R से दोस्तों ये क्या कर रहा है, ये मुड़ रहा है, तो फिर इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी। फिर बिंदु S से मुड़ेगा तो इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी। फिर बिंदु T से मुड़ेगा तो इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी। फिर बिंदु U से मुड़ेगा तो इसकी जो दिशा है वो ऐसी हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि हर एक बिंदु पर ये जो कण है ये अपनी दिशा को चेंज कर रहा है, अपनी दिशा को दोस्तों यह बदल रहा है। यानी कि जब तक आपको ये रेखाखंड मिल रहे हैं, ये सरल रेखा दोस्तों आपको मिल रहा है, तब तक इसकी जो दिशा है कण की वो निश्चित रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जैसे ही दोस्तों आपको बिंदु मिलता है तो यहाँ पर क्या करता है कि अपनी दिशा को चेंज कर लेता है। हालांकि इसका परिमाण नहीं बदल रहा है, क्योंकि एक समान चाल में क्या होता है कि वस्तु की जो चाल होती है वो बिल्कुल भी नहीं बदलती। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि 5 सेकंड में कोई पिंड अगर 20 मीटर की दूरी तय करता है और 10 सेकंड में अगर कोई पिंड अगर मान के चलते हैं 40 मीटर की दूरी तय करता है, तो इन दोनों के लिए क्या होगा, इसकी जो चाल होगी वो दोस्तों आपको समान ही प्राप्त होगी। क्योंकि एक समान चाल का मतलब होता है बराबर समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई बराबर दूरी, ठीक। तो देखिए हम चाल कैसे निकालेंगे, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो मान के चलते हैं दूरी है 20 मीटर तो लिखेंगे 20 मीटर, समय कितना है 5 सेकंड तो लिखेंगे 5 सेकंड। तो कितना आएगा 5 चौके 20, यानी कि इसकी जो चाल होगी वो आएगी 4 मीटर पर सेकंड। अगर इसके लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना होगा तो 40 मीटर और जो समय होगा वो कितना होगा 10 सेकेंड। तो कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो देख सकते हैं जो आपका चाल है कण का वो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। ये दोस्तों क्या है, ये आपका चाल स्थिर है यानी कांस्टेंट है। तो भले ही इसका चाल नहीं बदल रहा है, ठीक है, लेकिन हर एक बिंदु पर इसकी जो दिशा है वो दोस्तों बदल जा रही है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जब कोई पिंड या कण अगर वृत्ताकार पथ पर अगर गति करता है तो इस वृत्ताकार पथ के हर एक बिंदु के लिए जो कण की दिशा होती है वो बदल जाती है। क्योंकि दोस्तों इस वृत्ताकार पथ पर आपको कोई भी रेखाखंड देखने को नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ पर आपको रेखाखंड दिखाई दे रहा है, तो इस वृत्ताकार पथ पर कोई रेखाखंड आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपकी वृत्त का जो निर्माण है वो बिंदुओं के संयोजन से होता है। यानी कि कोई भी अगर जो वृत्त है वो दोस्तों किससे मिलकर बना होता है, तो यह दोस्तों बिंदुओं के संयोजन से मिलकर बना होता है। यानी कि इसका जो पथ होता है वो बिल्कुल भी सरल रेखीय ना होकर यह वक्राकार होता है, जिसके कारण जो पिंड होता है वो इस वृत्ताकार पथ के हर एक बिंदु पर अपनी दिशा को चेंज कर लेता है। अगर यहाँ पर सरल
रेखा ना रहता, ठीक, आइए दोस्तों क्या होता, अगर इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, देखिए जैसे कि टी एस है ना, टी एस इसको 2 भाग कर देते हैं, जैसे कि मान चलते हैं से कर देते हैं, तो हाई हो गया टी ए, आई एस, आई मान चलते ही ओ बिंदु हो गया। तो फिर क्या करता है, फिर इस बिंदु पर ये जो कण है अपनी दिशा को चेंज करता है। फिर इसको अगर तोड़ देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, टी हो गया, आई हो गया, आई बिंदु हो गया, तो फिर क्या करता है, इस बिंदु पर अपनी दिशा वो चेंज करता है। यानी जितना बिंदु, यानी जितना मुड़ाव उतनी बार इसकी दिशा में परिवर्तन। तो ठीक उसी प्रकार से आप सभी जानते हैं कि जो आपका वृत्तीय पथ का जो दोस्तों वृत्ताकार पथ है, ये क्या है, बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर सभी के सभी आपको बिंदु ही मिलेंगे, यानी दोस्तों आपको मुड़ाव ही मिलेंगे। तो मुड़ाव होने के कारण हर एक बिंदु के लिए जो कण होगा वो अपनी दिशा में परिवर्तन करेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आप लोग ये समझ सकते हैं कि कण की अगर दिशा दिखानी हो गति की, तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। तो आप लोग समझकर यहाँ पर देखना, अब हमें कण की दिशा दिखानी है, तो कैसे हम लोग दिखाएंगे कि आखिर जब कण की दिशा हर एक बिंदु पर बदल रही है तो हम लोग इसके दिशा को कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो हम लोग ऐसे निरूपित कर रहे हैं, ऐसे निरूपित कर रहे हैं कण की दिशा को, लेकिन जब हर एक बिंदु पर कण की दिशा चेंज होगी तो उसकी दिशा को हम लोग किस तरीके से निरूपित करेंगे। देखिए ध्यान से, कैसे, जैसे कि मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर एक बिंदु ए ले लेते हैं, ठीक है, और एक बिंदु मान चलते हैं यहाँ पर बी ले लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये मान लेते हैं कि आपका जो कण है वो बिंदु ए से इतना दूरी तय करते हुए, इतना दूरी तय करते हुए वो बिंदु बी पर पहुँच जाता है। मेरी बात को समझना, जो कण है वो बिंदु ए पर था पहले, ठीक, फिर बिंदु ए से वो इतना दूरी तय करते हुए वो बिंदु बी पर पहुंच देता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि बिंदु ए के लिए इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी। तो दोस्तों जब आप लोग 10 क्लास पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि अगर आप किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से अगर आप सरल रेखा खींचते हो, एक सीधी रेखा अगर आप खींचते हो, तो वो जो सरल रेखा होती है आपकी, वो स्पर्श रेखा के रूप में जानी जाती है। ये दोस्तों कब आपको मिलेगा, 10 क्लास में। अगर यह 2 बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा तो ये आपके प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में जानी जाएगी, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उस स्थिति में आपका ये जो रेखा होगा वो अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। तो हमें क्या करना है, आप जानते हैं कि हर एक बिंदु से जो कण होगा वो अपनी दिशा में बदलाव करेगा। तो हमें एक ही बिंदु से क्या करना है, जो दोस्तों आपका सरल रेखा है उसको प्रतिच्छेद कराना है, जो कि आपके स्पर्श रेखा के रूप में यह जाना जाता है। तो देखिए बस जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा है ना एक बिंदु से, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचो। देखिए जब हमारा कण अगर बिंदु ए पर है तो यहाँ से हम लोग स्पर्श रेखा को ड्रॉ करेंगे। तो कैसे, तो पहले देखना, पहले नीचे खींच लेंगे, चलिए नीचे खींचा गया। नीचे आप लोग बिल्कुल भी तीर के निशान मत दीजिए, इसको 5 बिंदु दीजिए, ठीक है। यानी कण की जो दिशा है वो नीचे की तरफ नहीं है, वो दोस्तों किधर है, तो वो इधर है ना। तो अगर इसको हम इधर ड्रॉ करते हैं तो देखिए यानी एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है, ये दोस्तों प्रतिच्छेद कर रहा है, और इसको ऐसे हम लोग कर देते हैं। तो देखिए इसकी दिशा हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, यानी स्पर्श रेखा की दिशा में जो कण की दिशा होगी वो दोस्तों अपनी गति की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अगर ये कण बिंदु बी पर आ जाए तो इसकी दिशा जानते कैसी होगी, इसकी दिशा देखो, सबसे पहले हम लोग ऐसे खींच लेंगे, नीचे थोड़ा सा खींच लेंगे नीचे, यानी कि एक बिंदु पर बिल्कुल भी प्रतिच्छेद कर रहा है, और फिर इसको क्या करेंगे, आगे से इसे खींच देंगे। तो इसकी जो दिशा होगी वो इस तरीके से। अगर मान चलते हैं जो कण है फिर वो बिंदु बी से वो आ जाएगा अगर बिंदु सी पर, तो अगर इसकी दिशा की बात करें तो कैसी होगी, तो देखिए मान के चलते हैं ये इस तरीके से है पीछे, तो ये खिंचाएगा इस तरीके से। हालांकि दोस्तों यहाँ पर तो स्केल नहीं है, जिसके कारण मेरा अच्छी तरीके से फिगर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो तीर है ना, ये जो तीर है ये बता रहा है कि कण की दिशा किस तरफ है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि किसी कण के गति की जो दिशा है वो वृत्ताकार पथ पर हम लोग निकालते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया कण की दिशा निकालना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर जो अभिकेंद्र बल है वो कैसे काम करेगा। तो दोस्तों आप लोग समझो कि किसी भी पिंड की गति के लिए दोस्तों जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है बल। अगर कोई वस्तु, जैसे कि मान चलते हैं कि इस वृत्ताकार पथ पर अगर कोई पिंड गति कर रही है, तो दोस्तों ये गति कर रही है अपनी अभी जो दोस्तों क्रिया है उसको जारी रखी है, लेकिन हो सकता है कि किसी समय ये जो कण है वह इस वृत्ताकार पथ पर रुकी हुई होगी। जब ये रुकी हुई होगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब अपने वो गति में आएगी तो बल के प्रभाव के कारण क्या होगी,
ये अपने गति में आएगी। और साथ ही अगर ये गति में अगर आ भी जाती है तो यह वृत्ताकार पथ पर तब तक घूमेगी जब तक दोस्तों इस पर बल का प्रभाव लगेगा, जब तक इस पर दोस्तों बल अपना काम करेगा। जैसे ही दोस्तों बल का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो ये अपने वृत्ताकार पथ पर गति करना ये बंद कर देगी। जैसे कि अगर एक पत्थर को रस्सी से बांधकर अगर आप उसे दोस्तों नचाओगे तो वो दोस्तों पत्थर तब तक नाचेगा जब तक दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से रस्सी के द्वारा तनाव बल के कारण उस पत्थर पर बल लगा रहे हैं। जब तक दोस्तों आप उसको नचाओगे तब तक क्या करेगा, वो पत्थर नाचेगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों आपका जो बल है अगर वो खत्म हो जाए, यानी आप उस रस्सी पर बल लगाना बंद कर दो और ये जो रस्सी है वो अपने तनाव बल के कारण अगर उस पत्थर पर बल पहुंचाना बंद कर दे तो जो पत्थर है वो बिल्कुल भी वृत्ताकार पथ पर गति करना वो बंद कर देगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये समझ के रखो कि उस पत्थर पर आपके द्वारा जो बल लग रहा है ना, ये तनाव बल के कारण, यानी रस्सी के द्वारा जो आपका बल है वो क्या कहलाता है, वो तनाव बल कहलाता है। और आपके द्वारा रस्सी की सहायता से उस पत्थर पर जो बल लग रहा है उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। क्योंकि आपका जो पत्थर है जिसे आपने रस्सी से बांध रखा है वो आपके चारों ओर क्या कर रही है, वो दोस्तों आपके चारों ओर वो घूर्णन कर रही है। तो कहीं ना कहीं उस पत्थर के लिए दोस्तों आप क्या है, एक निश्चित दूरी पर स्थित है, यानी चारों ओर जब वो पत्थर घूम रही है तो उसके चारों ओर की गति के लिए आप दोस्तों उस पत्थर से एक निश्चित दूरी पर स्थित है, इसलिए उस पत्थर के लिए आप केंद्र बिंदु कहलाओगे। और आपके द्वारा जब उस पत्थर पर बल आरोपित होगा तो इसी बल को हम लोग अभिकेंद्र बल के रूप में जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर मान के चलते हैं कि अगर ये वृत्ताकार पथ है और कोई पिंड इस पर अगर गति कर रही है तो ये गति जब कर रही है तो दोस्तों कहीं ना कहीं कि इस पिंड पर जो दोस्तों बल है वो कहाँ से आरोपित हो रहा है, तो केंद्र से आरोपित हो रहा है। यानी केंद्र से क्या हो रहा है, इस वस्तु पर बल कार्य कर रहा है। जब बल कार्य कर रहा है तभी वस्तु अपने वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। वृत्तीय गति में उसके वृत्ताकार पथ पर उसके केंद्र द्वारा एक समान चाल से गतिशील कण पर जो बल आरोपित होता है उसी को हम लोग अभिकेंद्र बल के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों अगर बिंदु ए पर अगर वस्तु रहेगी तो ये बल इस तरफ लगाएगा, मतलब यहाँ पर ये बल कार्य कर रहा है। फिर वस्तु बी पर आएगा, बिंदु बी पर आएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, बल कार्य करेगा। फिर बिंदु सी पर आएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, केंद्र से बल कार्य करेगा। फिर अगर जो वस्तु है अगर डी पर पहुंचेगा, बिंदु डी पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बल कार्य करेगा। यानी कि इसके हर एक बिंदु के लिए जो दोस्तों बल है वो केंद्र से क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है। और केंद्र से उस वृत्त के परिसीमा पर गति करने वाले वस्तु पर जो बल आरोपित होता है उसी को हम लोग अभिकेंद्र बल के रूप में जानते हैं। यही गुण है दोस्तों कि अगर आपके सौरमंडल में जो ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, अगर वो गति करते हैं तो ये गति किसके कारण करते हैं, तो ये दोस्तों गति करते हैं सूर्य के आकर्षण बल के कारण। क्योंकि आपके सौरमंडल के लिए जो सूर्य होता है वो दोस्तों एक केंद्र बिंदु होता है जिसके आकर्षण के प्रभाव के कारण उसके चारों ओर जो घूर्णन करने वाले जो ग्रह होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, वो क्या करते हैं कि दोस्तों अपने वृत्ताकार पथ पर वो गति करते रहते हैं। अगर दोस्तों सूर्य इन ग्रहों पर अपना आकर्षण बल लगाना बंद कर दे, यानी इसके आकर्षण का जो प्रभाव है और वो खत्म हो जाए, तो दोस्तों ये जो ग्रह उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये अपनी गति करना बंद कर देंगे। यानी कि दोस्तों ये जो ग्रह उपग्रह हैं वो या तो सूर्य से काफी दूर चले जाएंगे या सूर्य के अंदर ही आकर वो समा जाएंगे। यानी इनकी जो दोस्तों सौरमंडल की जो दशा होगी वो काफी खराब हो जाएगी। तो सौरमंडल के में दोस्तों जो ग्रह और जो उपग्रह हैं जो गति करते हैं, इनके वृत्ताकार पथ पर इनकी जो गति है दोस्तों वो दोस्तों सूर्य के आकर्षण बल के कारण ही दोस्तों क्या है, वो नियत बनी हुई है। यानी कि सूर्य के आकर्षण बल के कारण ही वो अपनी गति को एक समान रूप से बनाए हुए रखे हैं। ठीक उसी प्रकार से आप जानते हैं कि आपके दोस्तों पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर गति करती रहती है। तो दोस्तों ये गति किसके कारण करती है, तो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण। यानी उस चंद्रमा के वृत्ताकार पथ के लिए जो पृथ्वी है आपकी वो कहलाएगी उस चंद्रमा का केंद्र बिंदु। और उस पृथ्वी से जब चंद्रमा पर बल आरोपित होगा तो उस चंद्रमा पर पृथ्वी द्वारा जो बल लग रहा है वही दोस्तों आपके अभिकेंद्र बल के रूप में जाना जाएगा। अगर पृथ्वी ना रहे तो आपका जो चंद्रमा है वो भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों वह वृत्ताकार पथ पर अपनी गति करना बंद कर देगा। तो इसी को हम लोग अभिकेंद्र बल के रूप में जानते हैं। दिशा दिखानी हो तो हम कैसे दिशा दिखाते हैं वो सारा चीज मैंने आप लोग को बताया कि हर एक बिंदु पर जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वही स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वो कण की दिशा कहलाती है। तो आपका यहाँ तक काम खत्म। अभिकेंद्र बल और कण की जो दिशा है ये सब दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि अभिकेंद्र त्वरण क्या कहलाता है। तो थोड़ा सा अगर बात करें परिभाषा का तो समझना, परिभाषा में बताया जा रहा है किसी वृत्तीय पथ पर उसके केंद्र द्वारा
एक समान चाल से गतिशील कण पर आरोपित किया गया बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। तो देख सकते हैं कि दोस्तों आपके जितने सारे आपके ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, आपके जो भी दोस्तों आपके सौरमंडल में जो आपके जो भी वस्तु अगर आपके घूर्णन करती है तो ये अपने एक समान चाल से क्या करती है, वो दोस्तों सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, वो घूर्णन करती है। तो उनकी चाल को हम लोग एक समान चाल के रूप में क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। तो किसी वृत्तीय पथ पर उसके केंद्र द्वारा एक समान चाल से गतिशील कण पर आरोपित किया बल ही क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल के रूप में कहलाता है। अभि के मतलब चारों ओर, केंद्र का मतलब केंद्र से, यानी केंद्र से चारों ओर जो बल लग रहा है उसी को हम लोग अभिकेंद्र बल के रूप में जानेंगे। जैसे सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल, जो कि इसका एग्जाम्पल है। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर आरोपित बल, जो कि मैंने एग्जाम्पल आप लोग को दे दिया। अब जरा जानते हैं अभिकेंद्र त्वरण के बारे में। तो दोस्तों अभिकेंद्र त्वरण को समझने से पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि त्वरण आखिर उत्पन्न कैसे होती है, त्वरण आता कैसे है। तो दोस्तों अगर आप त्वरण की परिभाषा को देखो तो आपको ये पता चलता है कि इकाई समय में वेग परिवर्तन की जो दर होता है, यानी किसी वस्तु के इकाई समय में वेग परिवर्तन की जो दर है वही दोस्तों आपके त्वरण के रूप में जानी जाती है। यानी जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो वेग परिवर्तन के कारण ही किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, यानी वो जो वस्तु है वो त्वरित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जब वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से जो कण है अगर उसकी गति को जब हम देखते हैं तो इसके परिमाण में तो कोई दोस्तों बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक समान चाल से गतिशील कण के लिए जो इसका परिमाण है चाल के लिए वो बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो जब चाल नहीं बदल रहा है तो फिर इसमें त्वरण कैसे उत्पन्न होगा, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है चाल या वेग में परिवर्तन। जब उसके चाल या वेग में परिवर्तन हो जाता है तब कहा जाता है कि वस्तु क्या हो रही है, त्वरित हो रही है, यानी उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग समझ कर रखना कि जब भी किसी पिंड की चाल में उसके परिमाण में दोस्तों अगर अंतर हो या उसके दिशा में अंतर हो या परिमाण और दिशा अगर दोनों में अंतर, यानी कि दोनों में अगर दोस्तों चेंजिंग हो, बदलाव हो, तो दोस्तों त्वरण उत्पन्न होता है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि अगर कोई पिंड एक समान चाल से गतिशील है तो उसका परिमाण बदलेगा ही। अगर उसकी परिमाण ना भी बदले, अगर उसके दिशा में परिवर्तन हो जाए तो हम लोग ये बोलेंगे कि उस जो वस्तु है वो त्वरित हो रही है, यानी वो उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील है, अगर दोस्तों उसकी जो दिशा है अगर वो निश्चित है लेकिन अगर परिमाण बदल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि जो वस्तु है वो त्वरित हो रही है। अगर किसी वस्तु के परिमाण और दिशा दोनों बदल जा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि वो त्वरित हो रही है, यानी कि इसके चाल में क्या है, परिवर्तन से ही आपका त्वरण संबंधित है। तो देखिए वृत्ताकार पथ पर गति करने वाला जो कण है इसका परिमाण तो नहीं बदलता, लेकिन दोस्तों हर एक बिंदु के लिए कण की जो दिशा है वो बदल जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या समझते हैं कि देखते हैं कि आखिर जब त्वरण उत्पन्न हो रहा है दिशा बदलने के कारण तो ये त्वरण कैसे उत्पन्न हो रहा है। आखिर त्वरण उत्पन्न हो रहा है दिशा बदलने के कारण, तो आखिर इस त्वरण की जो दिशा होगी वो किधर होगी, क्योंकि आपकी वस्तु की जो गति की दिशा है वो तो स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, मैंने इतना आप लोगों को बताया, लेकिन त्वरण की दिशा किस तरफ होगी ये आपको जानना है। तो दोस्तों अगर आप लोग न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को अच्छे से पढ़े होंगे, इसके बारे में जाने होंगे, तो उसमें दोस्तों आप लोगों ने ये सीखा होगा कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और साथ ही उसके त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा इस लाइन पर आप लोग थोड़ा सा विचार करना, त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है, त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि अगर किसी वस्तु के त्वरण की दिशा को दिखाना हो तो हम लोग उसके बल की दिशा में दिखाएंगे। तो हमें ये देखना होगा कि आखिर जो बल है वो लग कहाँ से रहा है। तो दोस्तों अगर आप वृत्ताकार पथ पर देखोगे तो इस वृत्ताकार पथ में यानी इस वृत्तीय गति में कण पर लगने वाला जो बल है वो तो इसके केंद्र से आरोपित हो रहा है, यानी केंद्र से क्या हो रहा है, इस कण पर दोस्तों, जैसे कि बिंदु ए पर या बिंदु बी पर, बिंदु सी पर, यानी किसी भी बिंदु पर अगर कण आए तो उस पर जो बल लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है, वो केंद्र से लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके त्वरण की जो दिशा होगी वो केंद्र की ओर ही होगी, क्योंकि किसी वस्तु के त्वरण की जो दिशा होती है वो इसके बल की दिशा में होती है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार। तो दोस्तों मान के चलते हैं कि अगर बिंदु बी पर कण है तो इसकी त्वरण की दिशा जानते हैं किधर होगी, इधर, इसी को बोलेंगे क्या चीज, इसी को बोलेंगे हम लोग कि यह त्वरण की दिशा है। अगर मान के चलते हैं कि अगर बिंदु सी पर है तो यहाँ पर बिंदु सी से क्या करेंगे, हम इस तरीके से दर्शा देंगे, इस तरीके से, और यही क्या होगा, त्वरण की दिशा। यानी आप समझ सकते हैं यहाँ पर इस फिगर के हिसाब से, जैसे कि अगर कोई वस्तु है और स्पर्श रेखा की दिशा में दोस्तों अगर उसकी गति की दिशा है, मान के चलते हैं किसी वस्तु का, ये वस्तु ए पर है, ठीक, अब मान के चलते हैं केंद्र है, तो उसकी त्वरण की दिशा जानते क्या होगा,
इसके गति की दिशा के बिल्कुल लंबवत होगा, बिल्कुल लंबवत, बिल्कुल लंबवत। यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा, ये लंबवत। क्योंकि आप लोग 10 क्लास में जब जाओगे तो उसमें दोस्तों आपको लोग को सीखने को मिलेगा कि किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं और उस वृत्त के केंद्र से अगर हम त्रिज्या खींचते हैं तो ये जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो कहीं ना कहीं जो आप ये देख रहे हैं त्वरण की दिशा, ये दोस्तों आपका वृत्त का क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। और जब ये त्रिज्या है तो ये आपका जो गति की दिशा है वो तो स्पर्श रेखा हुआ, तो इस पर क्या होगा, यह लंब होगा। यानी कि वृत्ताकार पथ पर गति करने वाली कण की जो दिशा होती है और इसकी त्वरण की जो दिशा होती है वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, तो इससे दोस्तों आप लोगों ने क्या जाना, इससे आप लोगों ने ये जाना कि जब एक समान वृत्तीय गति में जब अभिकेंद्र बल के कारण किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र बल कहाँ होगा, तो ये दोस्तों हमेशा वृत्ताकार पथ पर ही होगा, यानी वृत्तीय गति पर ही क्या करेगा, ये अभिकेंद्र बल आपका काम करेगा। तो लिखा है जब अभिकेंद्र बल के कारण किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है तो उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो जैसे ही अभिकेंद्र बल आएगा ना तो आप लोग समझना है कि जैसे ही अभिकेंद्र बल आएगा ना तो आप लोग ये समझ लेना कि ये जो बल होगा वो दोस्तों वृत्ताकार पथ की गति के लिए यह कार्य करेगा। और जब वृत्ताकार पथ के अभिकेंद्र से जब किसी वस्तु पर जब ये बल आरोपित होगा और उस वस्तु में जब त्वरण उत्पन्न होगा तो वह त्वरण ही आपके अभिकेंद्र त्वरण के रूप में जानी जाती है। तो इतना सब कुछ दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि आपका जो अभिकेंद्र त्वरण है ये दोस्तों आपका बराबर होता है, जानते हैं किसके, ये बराबर होता है v²/r के, यानी इसका यह गणितीय सूत्र होता है। तो अभी मैं आप लोग को सत्यापन करके बताऊंगा कि आखिर जो आपका, इसको सी डाल दीजिए, सी का मतलब होता है सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल मतलब अभिकेंद्रीय एक्सेलरेशन। ठीक, अभिकेंद्रीय एक्सेलरेशन यानी कि अभिकेंद्र त्वरण का दोस्तों जो गणितीय रूप होता है वो होता है v²/r। ठीक, तो ये कहाँ से आएगा मैं आप लोग को बताता हूँ इसे मिटाकर। दोस्तों इस गणितीय सूत्र का निगमन करने हेतु सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझ के रखना कि हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को कोई एक वृत्त लेना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हालांकि पूरा सर्कुलर नहीं बना है लेकिन दोस्तों इतना पर काम चल जाएगा। ठीक है, हमने एक दोस्तों क्या किया, यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ बना लिया और यहाँ पर हम एक केंद्र को दे देते हैं। ठीक है ना, चलिए हमने यहाँ पर एक केंद्र दे दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है, माना कि कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिशील है, यानी इसकी त्रिज्या को हम लोग क्या बोलेंगे, r के रूप में निरूपित करेंगे, छोटा r से। ठीक है, जो बिंदु P से बिंदु Q तक डेल्टा t समय अंतराल में डेल्टा s दूरी तय करती है। तो दोस्तों जैसे कि मान के चलते हैं कि ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, अब मान के चलते हैं ये बिंदु Q है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको ऐसे मिला देते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से, जो कि बिल्कुल लंबवत है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे मिलाते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं। तो ये क्या होगा, देख सकते हैं, ये आपकी त्रिज्या के रूप में जानी जाएगी, यही आपका r है, यानी कि रेडियस। अब बिंदु P पर था तो फिर बिंदु P से जो वस्तु है वो बिंदु Q पर चला गया, कितना दूरी तय करके, तो ये वाला जो आप ये परिधि देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप चाप देख रहे हैं, तो PQ चाप की दूरी तय करते हुए वो बिंदु Q पर पहुंच गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, जो बिंदु P से बिंदु Q तक डेल्टा t समय अंतराल में, अब दूरी तय करने में समय तो लगेगा, बिना समय के तब दूरी नहीं तय कर सकते हैं, तो वो समय मान लेते हैं डेल्टा t। डेल्टा t समय अंतराल में डेल्टा s दूरी तय करती है। तो इसका जो दूरी है ना, इसको हम लोग, ये वाला जो दूरी है इसको हम लोग डेल्टा s मान लेते हैं, यानी ये डेल्टा s क्या करती है, दूरी तय करती है। ठीक, साथ ही कण को केंद्र O से मिलाने वाली रेखा भी थीटा कोण से घूम जाती है। तो दोस्तों जब यह बिंदु P पर था, तो जब बिंदु P से केंद्र से अगर दोस्तों अगर आप यहाँ पर रेखा जब मिलाओगे इन दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का, तो यहाँ पर कोई भी कोण निर्मित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर कण बिंदु P से अगर बिंदु Q पर चल जाती है तो ये जो रेखा होगा ये क्या करेगा, यहाँ से ये भी यहाँ पर पहुँच जाएगा। कितना कोण, तब मान के चलते हैं यह थीटा कोण, यहाँ पर कितना कोण बना रहा है, तो थीटा कोण बना रहा है। थीटा कोण बनाने के साथ, ठीक है, ये आपका हो गया थीटा कोण। मान के चलते हैं कि आपका इस वृत्त का जो केंद्र बिंदु है वो है O। ठीक है, ऐसे हमने मान लिया इतना सब कुछ। अब देखो दोस्तों, अगर हमें दिशा दिखानी हो कण की गति की, कि उसकी गति की जो दिशा है वो किस तरफ है, तो देखो हाई बिंदु P है ना,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी दिशा को दिखाएंगे। तो कैसे, तो सबसे पहले थोड़ा सा नीचे खींचेंगे, चलो बिल्कुल भी दो बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं किया। अब क्या करेंगे, हल्का सा हम लोग ऐसे आगे की ओर खींच देंगे ऐसे, ठीक है। यानी कण की जो दिशा है वो इस तरफ है, नीचे पाद बिंदु और ये आपके कण की दिशा को बताएगा। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग बिंदु के ऊपर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऐसे 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 और फिर ऐसे खींच देंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये दोस्तों कण की दिशा को बता रहा है। तो हमने यहाँ पर दो ठो सदिश की दिशा हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी मान लेते हैं ये ओ डैश पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो दोस्तों आप लोग ध्यान से कि यहाँ पर एक तरीके से त्रिज्या है, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु। इस स्पर्श बिंदु से यह स्पर्श रेखा खींचा गया है और यहाँ पर इस क्यू वाले स्पर्श बिंदु से यह स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो आपके जो त्रिज्या होगी वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होगा और इस स्पर्श रेखा पर भी लंब होगा, यानी 90 डिग्री मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से जानते हैं ये चतुर्भुज बन रहा है, कौन, देखो ओ पी ओ डैश और क्यू, ओ पी ओ डैश क्यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब हाई 90 है, हाई 90 है, हाई दोनों बराबर है, हाई वाला देखिए कैसे कैसे, क्योंकि एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो हाई वाला आपस में क्या होंगे, बराबर। और साथ ही जो ओ डैश क्यू देख रहे हो और जो पी ओ डैश देख रहे हो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि किसी वृत्त के बाएं बिंदु से खींची जाने वाली जो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। 10 क्लास में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो बाएं बिंदु कौन है, मान के चलते हैं ओ डैश है, और यहाँ से जो स्पर्श रेखा आप खींच रहे हो तो यहाँ से जो ओ डैश क्यू है और जो ओ डैश पी है, इन दोनों की जो लंबाइयाँ होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्या है, ये आपका पतंग वाला चतुर्भुज है, क्योंकि इनके आसन्न भुजाएं क्या है, आपस में बराबर। साथ ही आप देख सकते हैं कि हाई जब 90 डिग्री है, हाई 90 डिग्री है, तो दोस्तों आप लोग ये समझ सकते हो कि जब ये थीटा कोण बना रहा है तो आपका यहाँ पर भी थीटा कोण ही क्या होगा, निर्मित होगा। मेरी बात को समझना, जब ये थीटा कोण बन रहा है तो ये भी क्या करेगा, आपका थीटा कोण दोस्तों बनाएगा। थीटा कोण इसलिए बनाएगा क्योंकि हाई 90 डिग्री है, हाई 90 डिग्री है, शेष दो कोण क्या है आपका दोस्तों बचा हुआ है। देखो ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो जब दो कोण आपस में बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो कहीं ना कहीं जो ये वाला कोण होगा वो भी अपने सम्मुख कोण के बराबर होगा, समझे। तो दोस्तों जब ये थीटा है तो कहीं ना कहीं इसके सामने का जो कोण होगा ये भी अपने थीटा के रूप में आएगा। इतना आप लोगों ने समझा। अब देखो थोड़ा सा अगर हम इसको और खींचें इस तरीके से, देखो ध्यान से, थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे खींचें और थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे खींचें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक कोण बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों कोण बनेगा आपका वो कैसा बनेगा, आप लोग थोड़ा सा समझ कर रखना। तो यहाँ पर दोस्तों जो कोण बनेगा वो बनेगा आपका थीटा ही, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर थीटा है तो भी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो आपका थीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन सदिशों को हम लोग जोड़ते हैं। देखिए कैसे कैसे मैं ला रहा हूँ, आप लोग ध्यान से मेरी बातों को समझते रहना। देखिए कैसे होगा, देखिए हाई बिंदु है ना, हाई बिंदु, तो मान के चलते हैं दोस्तों इस तरीके से कि एक ऐसे पॉइंट हो गया और एक तो ऐसे हमने ले लिया ऐसा, ठीक है, और ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं कि हाई बेग है, हाई बेग है, यानी वस्तु की चाल है, ये भी वस्तु की चाल है जो कि हर एक बिंदु पर वही रहेगी, बिल्कुल भी नहीं बदलेगी उसकी चाल, ठीक। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका कण का चाल हो जाएगा जो कि नहीं बदलेगा, जो कि दोस्तों निश्चित रहेगा, नियत रहेगा। ये ओ डैश है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ओ डैश डाल देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका थीटा हो जाएगा। जो एंगल हमने थीटा यहाँ पर लिया है ना, तो उसी थीटा को हमने क्या किया है, यहाँ पर दर्शा दिया है। अब देखो आप लोग ध्यान से कि हम लोग इन सदिशों को जोड़ेंगे। तो एक सदिश आपको कहाँ से मिल रहा है, एक देखो ये वाला मिल रहा है, एक देखो ये वाला मिल रहा है। तो हाई वाला जो आपको ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट जहाँ पर थीटा बन रहा है, तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई 90 हाई दोनों बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं हाई दोनों क्या होगा, 90 90, तब है ना। चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है,
360 डिग्री। तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। और जब हाई 90 है तो हाई जब थीटा है तो हाई 90 तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री सम्मुख ओर से। और जब हाई 90 है तो हाई भी कितना होगा हाई, तो हाई होगा 90 डिग्री। समझे? ये भी 90 डिग्री। कैसे? रैखिक युग्म में से हाई एगो रेखा है, इस पर ये आपतित किरण है, तो अगर दोनों कोण अगर आप योग करोगे तो इसका मान 180 डिग्री आएगा। तो जब ये अकेले थीटा है तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी दोस्तों आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, जो कि आपके 90 डिग्री के रूप में ही आएगा। 180 में से 90 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 90 बचेगा। इसीलिए हमने क्या किया कि जब इन दोनों सदिशों को हमने जब यहाँ पर जोड़ा तो इसके बीच में हमने थीटा को ले लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक परिणामी सदिश लेते हैं, इसको बोलते हैं परिणामी सदिश। परिणामी मतलब जो डेल्टा भी बताता है, यानी कि इनके जो चाल में परिवर्तन है, चाल में जो परिवर्तन है वो कितना होगा, वही हम लोग क्या करते हैं डेल्टा भी से यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर डेल्टा एस से क्या किया है, सुनिश्चित किया है। ठीक, इतना दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया। तो देखिए सदिश के योग नियम से हम लोग समझेंगे कि जो आपका परिणामी सदिश है उसको रखेंगे क्या चीज़, इसका जो अंतिम सिरा है उसको पाद बिंदु पर और एगो सिरा आपके तीर पर, तो ये आपका बन गया। अब क्या करते हैं, ये दोस्तों आपका जो कोण है ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, कोण बराबर होता है क्या, तो चाप अब बटा में होता है त्रिज्या। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें किस में, त्रिज्यखंड, देखिए त्रिज्यखंड ओ पी क्यू में, तो लिखेंगे यहाँ त्रिज्यखंड किस में, तो ओ पी क्यू में। तो आपका जो यहाँ पर थीटा जो कोण देख रहे हैं ना, तो ये थीटा जो कोण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या। तो हमने थीटा यहाँ पर लिखा क्योंकि कोण कितना है, थीटा बन रहा है, तो लिखेंगे थीटा बराबर चाप कौन हो जी, तो चाप हाई हो जाएगा, चाप पी क्यू हो जाएगा, ये पी क्यू। तो पी क्यू के लिए हम जानते क्या लिखेंगे, ऐसे पी क्यू अब बटा त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगा, आप ओ पी चाहे ओ क्यू दोनों में से कोई भी ले लो, क्योंकि जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है आपस में बराबर होती है, तो ले लेंगे नीचे जानते कितना, ओ पी ले लो, ओ पी, और यहाँ पर निष्कर्ष निकाल दीजिए। तो पी क्यू कितना है आपका, यहाँ पर देखिए पी क्यू कितना दूरी तय कर रहा है, डेल्टा एस, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे डेल्टा एस अब बटा में ओ पी त्रिज्या, तो त्रिज्या हम लोग ले लेंगे आर। ठीक है, इतना हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, सदिश त्रिभुज में चलेंगे। ठीक, पुनः सदिश त्रिभुज एबीसी में देखो दोस्तों, इसमें भी थीटा है, जितना माप यहाँ पर है उतना ही माप यहाँ पर भी है, तो लिखेंगे थीटा बराबर क्या हो सकता है, जिस तरीके से यहाँ पर आया था थीटा बराबर यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चाप बटे में त्रिज्या। तो हालांकि अगर इस बिंदु से अगर आप दोस्तों चाप खींचोगे तो चाप तो नहीं होगा ये वाला, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आप डेल्टा भी देख रहे हैं ना, ये आप परिणामी सदिश, तो हम लोग परिणामी सदिश को ले लेते हैं ऊपर में, परिणामी सदिश, क्योंकि यहाँ से अगर आप निकालोगे तो उसका मान निकल जाएगा डेल्टा भी, और फिर उसके बाद ये चाल किसका, तो कण का चाल, तो लिखेंगे नीचे कण का चाल, तो हो जाएगा डेल्टा भी या बाई भी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो चूँकि समीकरण 1 और समीकरण 2 से ठीक दोनों कोण बराबर है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। तो दोनों जब बराबर होंगे तो लिख सकते हैं इस तरीके से, डेल्टा एस बटा आर बराबर इक्वल टू डेल्टा भी बाई कितना हो जाएगा भी। तो फिर क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो जानते क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं कि 1 बटा डेल्टा टी से भाग देते हैं, तो लिखेंगे चूँकि समीकरण 3 में दोनों तरफ 1 बाई डेल्टा टी से गुणा करने पर, तो करेंगे गुना, आएगा डेल्टा एस अब बटे आर गुना 1 बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा भी अब बटे, यहाँ पर आर था ना तो यहाँ पर ओनली फॉर भी हो जाएगा ना, और गुना 1 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों, तो डेल्टा टी हो जाएगा ऐसे। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसको हम लोग निष्कर्ष निकल के लिखेंगे, डेल्टा एस अब बटा डेल्टा टी गुना 1 बाई
आर बराबर डेल्टा भी बटा डेल्टा टी गुना 1/v, इस तरीके से। फिर उसके बाद देखिए डेल्टा एस बटा डेल्टा टी यानी दूरी बटा समय के लिए क्या आता है, चाल आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चाल को ओनली फॉर v से लिखते हैं गुना 1/r, ठीक है। देखो ये भागा में है ना v, तो उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो किस में आएगा, गुना में आ जाएगा, गुना में, ठीक है। फिर देखिए डेल्टा भी बटा डेल्टा टी, तो ये दोस्तों क्या है, ये एक तरीके से क्या है दोस्तों, ये बता रहा है परिवर्तन यानी चाल में परिवर्तन। तो दोस्तों मैंने आप लोग बताया था कि चाल में परिवर्तन और फिर उस परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, त्वरण के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से वेग में परिवर्तन और बटा में समय के अनुपात को त्वरण से हम लोग परिभाषित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस चाल में परिवर्तन और उसमें लगे समय के अनुपात को भी हम लोग त्वरण से ही क्या करेंगे, यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। ये भी तो इधर चला गया तो छोड़ देंगे इसको बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए एक्सेलरेशन यानी यहाँ पर सी का मतलब सेंट्रीपेटल क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ना। देखो v से अगर v से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा v² बटा आर। तो इस तरीके से आपका जो सूत्र है वो निकल कर आ चुका है, ठीक ना, इस तरीके से बन चुका है। यानी कोई पूछेगा कि अभिकेंद्रीय त्वरण का मान कितना होता है, तो वो होता है ए बराबर v² बटा में आर। अब देखिए दोस्तों, जब आप अभिकेंद्रीय त्वरण निकाल लिए इसका मान, तो अभिकेंद्र बल भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से, कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से होता है F बराबर होता है ma, होता है ना, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो दोस्तों F अगर हमें निकालना हो बल, अभिकेंद्र बल, तो उसके लिए क्या करेंगे, m गुना a का मान कितना है, देखो v² बटा आर, तो यहाँ पर हमारा रख देंगे v² बटा आर। तो इसलिए F बराबर m को v से मल्टीप्लाई करिए, आएगा mv² बटा आर। तो आपके अभिकेंद्र बल का जो मान होगा वो आएगा F = mv² बटा आर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका टोटल का टोटल क्या है, ये निकल कर आ चुका है। ये हो गया प्रूफ्ड बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आज के इस वीडियो क्लासेज में आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से जाना कि अभिकेंद्र बल क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, कैसे कार्य करता है, किस तरीके से कार्य करता है, कहाँ कार्य करता है, और साथ ही दोस्तों इनका जो गणितीय स्वरूप होता है वो किस तरीके से दोस्तों होता है, और इसका निगमन कैसे किया जाता है, वो सारा चीज़ मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण समझ में आया है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।